चलिए अब हम बढ़ते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 की तरफ। स्टैम्प एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी आई है इस बार, वो अमेंडमेंट क्लास में आपको सेपरेटली मिल जाएगी। नॉट मेजर अमेंडमेंट्स, कुछ मीनिंगलेस, कुछ चेंजेस करने वाले अमेंडमेंट्स नहीं है। इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या है? इंडियन स्टैम्प बेसिकली सोर्स ऑफ अर्निंग द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इंडियन स्टैम्प्स क्या होती है? सोर्स ऑफ अर्निंग द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सोर्स है रेवेन्यू अर्न करने का। इनिशियली ये कब आया था? इनिशियली ब्रिटिश कॉलोनीज से लिया जाता था, 1899 के अंदर आ चुका था, बट लेटर ऑन आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू रखा और गवर्नमेंट ने इसको दो पार्ट में बांट दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मैटर्स में इसको डिवाइड कर दिया। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इसको दो पार्ट में बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दो पार्ट में बांट दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स पे स्टैंप ले सकती है विच आर रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन से जो भी चीजें रिलेटेड है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे स्टैंप ले सकती है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी पार्ट है, अगर इट कुड बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट कुड बी प्रॉमिसरी नोट, और इट कुड बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस और कॉरेस्पॉन्डेंस, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एनीथिंग अदर देन दैट शैल बी लिविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उस पे अलावा स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो यूनियन किस पे लेता है? यूनियन लिस्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट होती है आपकी, यूनियन एंड यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन इज सेंट्रल, स्टेट इज स्टेट, कॉन्करेंट इज बोथ। यहाँ पर आपको यूनियन और स्टेट है। यूनियन किस पे लेगा? आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, एंड स्टेट किस पे लेगा? एनीथिंग अदर देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो स्टैम्प्स होती है वो कितने टाइप की होती है? स्टैम्प्स आर ऑफ टू टाइप, एक होती है अडेसिव, एक होती है इंप्रेसिव स्टैम्प। स्टैंप लगाने का क्या तरीका होता है? स्टैंप लगाने के लिए आप कोई भी तरीके का मार्क कर सकते हो, मतलब कोई भी तरीके का नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे हम। इट शैल बी द मार्क, इट शैल बी द मार्क और अ सील और एंडोर्समेंट, किसी भी तरीके का जो एक प्रिस्क्राइब्ड सील होती है। सपोज इफ आई से मेरी कंपनी की सील कुछ एक्स तरीके की है, तो वो मार्क हो गया मेरा रजिस्टर्ड मार्क। और इट कुड बी एनी सील और इट कुड बी एनी एंडोर्समेंट। सील, मार्क और एंडोर्समेंट बाय एनी एजेंसी और एनी पर्सन हु इज authorized by the government. Seal, mark or endorsement by any person who is authorized or any agency. It can be of two type, impression and adhesive. Adhesive stamp वो होती है, अगर बेसिकली गूगल पे ढूंढोगे तो इसका मीनिंग आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं। अगर आपको फिर भी ढूंढना है तो मैं बता देता हूँ, मीनिंग वर्ड से निकलता है, ये डिफाइंड नहीं है कहीं पर। adhesive stamp और दो स्टैंप विच आर बेसिकली पेस्टेड, जो चिपकाई जाती है। impressive stamps are those stamps basically which gives the impression on the paper, एम्बोस हो जाते हैं पेपर, जो जैसे कॉमन सील आपकी, या फिर एक पुराने टाइम पे जो स्टैम्प पेपर आता था आपका जिसके ऊपर नोट बना हुआ होता था 10 या 20 या 50 रुपए का, पहले जमाने में। अब स्टैम्प पेपर वैसा नहीं आता है, व्हाइट पेपर पे बस प्रिंटेड फॉर्म में स्टैम्प पेपर आता है। तो वो जो होता था वो भी इंप्रेसिव स्टैम्प है, और आज भी स्टैम्प पेपर इंप्रेसिव में आता है, कॉमन सील इंप्रेसिव में आती है। कॉमन सील या कोई भी ऐसी स्टैम्प जब लगाते हो तो पेपर एम्बोस हो जाता है, थोड़ा हवा ऊपर आ जाता है, वो इंप्रेशन छोड़ देता है, वो इंप्रेसिव स्टैम्प होता है आपको। और अडेसिव वैसे आपको समझ आ गया है। सवाल आता है अडेसिव स्टैम्प किस पे लगती है? सर, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और 10 नए पैसे से ऊपर की वैल्यू, तो आप समझ लो एवरी, अब तो 10 नए पैसे वाला सिस्टम नहीं रहा, तो एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और विच इज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट मेड आउट ऑफ इंडिया। एडवोकेट जब आप ऐड करते हो अपने केस के अंदर, लाइक वकालतनामा जब आप साइन करते हो तो वकालतनामा के ऊपर लगाया जाता है। नोटोरियल एक्ट, नोटोरियल मतलब वो बदमाशी वाली एक्ट नहीं है, ये नोटरी पब्लिक की एक्ट है। नोटोरियल एक्ट इज अ नोटरी, जो कोर्ट में बैठे थे उनसे कुछ करवाते हो तो लगता है। देन हाउ टू कैंसिल द अडेसिव स्टैम्प? अडेसिव स्टैम्प को कैसे, किस तरीके से कैंसिल किया जाता है? देखो, अडेसिव स्टैम्प को कैंसिल करने के तरीके होते हैं। अगर आपने अडेसिव स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया तो माना जाएगा कि वो आपकी स्टैम्प हुई नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन आता है, when the document shall not be treated as, even if the document is properly stamped, still the document shall be treated as unstamped. Is there a situation? Yes, there is one situation when the stamp is not properly cancelled. कैंसिल करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, या तो आप उसके ऊपर जो है सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या फिर उसके ऊपर आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बट इसमें कुछ केसेस हुए थे। केसेस में ये हुआ था, महादेव कोरी वर्सेस शिवराम तेली का एक केस हुआ था, जिसमें ये बताया गया था, ड्रॉइंग अ सॉलिसिटरी और सिंगल लाइन अक्रॉस द स्टैम्प, अक्रॉस द स्टैम्प अगर सॉलिसिटरी या सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर दी तो मान लिया जाएगा कि आपकी स्टैम्प कैंसिल हो चुकी है। एक हाफिज अल्लाह बख्श वर्सेस दोस्त मोहम्मद का केस हुआ था। हाफिज अल्लाह बख्श वर्सेस दोस्त मोहम्मद का केस हुआ था, दैट आफ्टर ड्रॉइंग अ लाइन, अगर लाइन ड्रॉ करने के बाद में वो स्टैम्प
वापस यूज हो जाती है फिर से। इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है स्टैंप के ऊपर कि दैट स्टैंप कैन बी रीयूज्ड, माना जाएगा वो स्टैंप प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है। अगर एक कोलाई साई वर्सेस बलाई हजाम का एक केस हुआ था जिसमें ये बोला गया था that effective way of cancellation stamp is a diagonal line across the stamp and ends with the line extending to the proper document, but साथ में ये भी बोला गया था कि if a illiterate person put any kind of mark on the stamp it shall be treated as a cancellation। illiterate person किसी भी तरीके से कर दे, मान लिया जाएगा कि cancellation है। केस कोलाई साई वर्सेस बलाई हजाम। व्हाट इज इंप्रेसिव स्टैम्प? इंप्रेसिव स्टैम्प इसी के एक्सचेंज में बताता लेबल अफिक्स्ड और स्टैम्प एम्बोस, या तो लेबल अफिक्स कर दिया या स्टैम्प एम्बोस कर दिया। What is the manner of use? ध्यान से सुनना, इंप्रेसिव स्टैम्प को आपको कैसे करना होता है। इंप्रेसिव स्टैम्प का सबसे पहला गोल्डन रूल, सबसे पहला रूल ये होता है दैट इंप्रेसिव स्टैम्प को आपको उस फेस ऑफ डॉक्यूमेंट से यूज करना है, रिटन फॉर्मेट। मतलब सर जब भी आप स्टैम्प पेपर का एक एग्जांपल लेते हैं, एफिडेविट या स्टैम्प पेपर, एफिडेविट या स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर और एफिडेविट में डिफरेंस भी समझ लो साथ साथ में। स्टैम्प पेपर तब होता है जब वो ब्लैंक होता है, एफिडेविट वो तब बन जाता है जब आप उस पर अफर्मेशन या कुछ लिख देते हो। रेगुलर क्लासेस में बताया था मैंने आपको। अब आता है कि सर इसका इंप्रेसिव स्टैम्प तो हो गई है, बट इसमें करना कैसे, इसमें हाउ टू डील विद दिस। तो ध्यान से सुनो, कहा जाता है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर या इंप्रेसिव स्टैम्प के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर इस तरीके से लिखिए कि दैट फर्स्ट वर्ड इज ऑन योर फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब फर्स्ट साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पहली लाइन वहीं से स्टार्ट करो। तो आज जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं आपके, उसमें फ्रंट साइड में व्हाइट पेपर का स्टैम्प पेपर उठा के देखो, उसमें फ्रंट साइड में लिखा होता है राइट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, और फ्रंट पेपर पे ही आपकी फोटोज और सिग्नेचर लगा दिए जाते हैं। एंड देन इफ द मैटर इज एक्सटेंडेबल, मतलब कुछ फालतू मैटर है उसमें, तो आप उसमें व्हाइट पेपर पे लिख के स्टेपल, सो दैट द पेपर स्टैम्प पेपर कैन नॉट बी रीयूज। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? इंस्ट्रूमेंट मीन्स A legal document duly signed by the parties। फिर से ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आगे काम आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? An instrument legally signed by the both the parties। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड सर एवरी टाइप ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विच क्रिएट राइट्स और लाइबिलिटीज, विच क्रिएट राइट्स और लाइबिलिटीज, या क्रिएट करता है या ऑल्टर करता है या एक्सटिंग्विश करता है। एनी सच इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट, ऑल्टर या एक्सटिंग्विश राइट और लाइबिलिटी शैल बी रीड एज अ इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस एक्ट। एनी अदर ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट इज नॉट रीड एज अ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट को क्या माना जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट बाय द पार्टीज ट्रीटेड एज इंस्ट्रूमेंट और नॉट? नो, बिकॉज दैट्स नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन क्या कहती है, अंडरलाइन किया था, executed by both the parties। तो if the unsigned instrument is not a proper instrument। एक सवाल आता है कि सर हायरिंग ऑफ मशीनरी एंड एंटर्ड इन रजिस्टर, क्या इसके ऊपर स्टैंप लगती है? बिल्कुल लगती है। अगर मशीनरी हायर की गई है और उसको किसी रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो क्या उसके ऊपर स्टैंप लगेगी? बिल्कुल लगती है सर, उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, परफेक्टली लगेगी। फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, क्या उसके ऊपर स्टैंप लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगती है फोटोकॉपी के ऊपर स्टैम्प, मतलब वो लाइबल नहीं है क्योंकि ओरिजिनल पे आपने स्टैम्प ड्यूटी दे दी होगी बाय द टाइम। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर चार्जेबल स्टैम्प ड्यूटी? शेड्यूल 1 में जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए दे आर चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। प्री रिक्विजिट क्या है स्टैम्प ड्यूटी लगाने के लिए? सर इंस्ट्रूमेंट की प्री रिक्विजिट क्या है? दे मस्ट बी मेंशन इन द शेड्यूल 1। सबसे पहला तो इंस्ट्रूमेंट कहां पर लिखा होना चाहिए? शेड्यूल 1 के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, और दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया वेदर और नॉट द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लंदन के अंदर बैठे हैं और उन्होंने उस चीज के ऊपर कोई भी अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर स्टैंप ड्यूटी लेगी? प्रॉपर्टी दिल्ली में लेगी। अगर प्रॉपर्टी लंदन में है और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, तब भी लेगी। सुनो, इफ द इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इन इंडिया। उल्टा, इफ द इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। समथिंग इज इन इंडिया, चाहे इंसान हो चाहे प्रॉपर्टी हो, ड्यूटी लगाई जाएगी। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट अदर देन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ डिमांड, एक्सेप्ट डिमांड वाले को छोड़ दीजिए। सर व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच द स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट चार्जेबल? कौन से इंस्ट्रूमेंट जिस पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज नहीं होती है? सर एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड और एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट पे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने एक और चीज डाल दी थी कि सर शिप खरीदने बेचने के ऊपर कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती थी, क्योंकि उनका मैक्सिमम बिजनेस जो है शिपिंग बिजनेस होता था। साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया,
मतलब एग्जीक्यूट भी आउटसाइड इंडिया हुए, सेटल भी आउटसाइड इंडिया हुए, प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया। सर वी हैव टू डू नथिंग विद दैट, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ इन फेवर ऑफ द डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, विच इंस्ट्रूमेंट आर चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, विच आर इंस्ट्रूमेंट आर नॉट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो चार्जेबल वाले कौन से हैं सर? चार्जेबल वाले वो है इंडिया में प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेड बाहर, बाहर प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच आर अदर देन डिमांड लगेगी। कौन से पे नहीं लगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूटेड सेटल आउटसाइड इंडिया। तीसरा शिपिंग वाला सेल ट्रांसफर एक्सेट्रा ऑफ शिप। एंड चौथा आपका एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक एक्स्ट्रा आता है इसके। What are the categories of the instrument सर? बहुत छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सेक्शन 4, 5, 6 इस तरीके से सेक्शन आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि सर सिंगल ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बाय सेवरल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को अपना एक घर बेचना है, बट वो घर बेचने के लिए उसको अपनी मदर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू सेल द हाउस टू यू, बट मदर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस केस में मिस्टर एक्स ने दो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, एक हाउस बेचने का और दूसरा मदर की परमिशन का। दो इंस्ट्रूमेंट हो गए। एक घर बेचने के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन अफेक्टेड बाय मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट। एक बार फिर से, सिंगल ट्रांजेक्शन अफेक्टेड बाय मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट। सिंगल ट्रांजेक्शन घर बेचना अफेक्टेड बाय मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, सेल इंस्ट्रूमेंट एंड परमिशन इंस्ट्रूमेंट। इस केस में ड्यूटी कौन से की लगेगी सर? सर बेसिकली हायर वाले की ड्यूटी ले लो और अनदर वाले के 1 रुपया लगेगा खाली। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। जो प्लस साइन है उसके आगे वाले में लिखना है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एज पर शेड्यूल जो लिखा है, एंड द एडिशनल इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद ड्यूटी ऑफ ₹1। जो नेक्स्ट वाला पैरा है ना, ये वाला, इसको करेक्ट करना है आपको। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल ड्यूटी एज अ शेड्यूल 1। तो घर बेचना है, मदर की परमिशन चाहिए। इसमें प्रिंसिपल कौन सा है? घर बेचना। तो वो शेड्यूल 1, मदर की परमिशन को ₹1 के साथ लगाओ। नीचे के एग्जांपल भी लिखा हुआ है। सपोज ए वांट्स टू सेल द हाउस बट टू अफेक्ट सच ट्रांजैक्शन ही नीड्स अ कंसेंट ऑफ हिज mother, then sale deed being the primary instrument which chargeable with the duty as mentioned in the schedule 1, and the permission letter, consent letter by the mother shall be subsidiary instrument chargeable with the duty of ₹1। अब यहां तक आप कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाओगे। सेक्शन 5 क्या कहता है? मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट। मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? वन इंस्ट्रूमेंट कंटेन सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर। एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो एक है बट डिस्टिंक्ट मैटर इंक्लूड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई वांट टू डेलीगेट माय ड्यूटी टू मिस्टर एक्स, मैं अपनी ड्यूटी मिस्टर एक्स को डेलीगेट करना चाहता हूं आपको, और मैं अपनी फेवर, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल मिस्टर एक्स की ड्यूटी पार भी डेलीगेट करता हूं, साथ ही साथ मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ट्रस्टी भी हूं। सपोज फिर से, मैं इस बिल्डिंग का ट्रस्टी हूं और मेरी ये बिल्डिंग में कुछ हक भी है, एंचेस्टर्स हक भी मेरा इस बिल्डिंग में। तो मैं अपनी सारी की सारी पार जो है मैं मिस्टर एक्स को देना चाहता हूं। तो मैं इन द कैपेसिटी ऑफ मिस्टर एक्स भी दे रहा हूं, ऑल्सो इन द कैपेसिटी ऑफ मिस्टर एक्स भी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे जीने का कोई भरोसा नहीं है, अब मेरी सारी की सारी पार इंडिविजुअल फॉर्म और ऑल्सो ट्रस्टी फॉर्म सारी की सारी मैं मिस्टर एक्स को देता हूं। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी में भी पार दी और ट्रस्ट की कैपेसिटी में भी पार दिया, तो दो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। सर ड्यूटी कौन सी लगेगी? सरकार ने क्या कहा इसके ऊपर? ड्यूटी जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट की, आप एक इंस्ट्रूमेंट में 10 बातें लिख दो, सरकार कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 50 लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर का सेव होगा। आपको करना क्या पड़ेगा? सारे इंस्ट्रूमेंट की ड्यूटी को टोटल करके दे देना आप। मतलब क्या सर? इंडिविजुअली ट्रांसफर कर रहा हूं, उसकी ड्यूटी अलग, ट्रस्टी की ड्यूटी अलग, पेपर एक लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटी दोनों की आपको इंडिविजुअली देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थोड़ा सा आसान है आगे पेपर आपका सब्जेक्ट, मल्टीफेरियस और मल्टी डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, एक ही मैटर है बट वो एक से ज्यादा, शेड्यूल 1 के अंदर एक मैटर है और बट वो एक से ज्यादा लिस्ट में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको किस में डाला जाए। मैंने क्लास में, रेगुलर क्लास में एक एग्जांपल दिया था जो कि बेसिकली इस एक्ट से रिलेटेड नहीं था। सपोज आप बनाते हो लेदर फुटबॉल, सपोज आप इस एक्ट से रिलेटेड नहीं है, जैसे समझाने के लिए कि मैटर के, आप बनाते हो लेदर फुटबॉल। लेदर फुटबॉल को आप लेदर आइटम में डालोगे या स्पोर्ट्स आइटम में डालोगे? कंफ्यूजन है ना? तो आंसर क्या आएगा? अगर एक कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा मैटर है जो एक से ज्यादा जगह इन्वॉल्व होता है, तो इस केस में ड्यूटी कौन सी लगेगी? सर दोनों में से जो हाईएस्ट है ना, वो वाली ड्यूटी लगा दो आप, वो वाले स्टैम्प लगा दो जो दोनों में से हाईएस्ट होते हैं। फिर आता है टाइमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन लगा दी। इंडिया के बाहर हुआ है तो दो टाइप में होता है। अगर आउटसाइड इंडिया है, अदर देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो किस कब कर देना है? एज एंड व्हेन दैट इज अराइविंग इन
इंडिया, और अगर इंस्ट्रूमेंट इज प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस कौन सा करना है, बिफोर द पर्सन डील्स विद दैट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, और अदर देन इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड इंडिया तो विद इन 3 months फ्रॉम अराइविंग इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने स्टैंप के बदले को स्टॉक दिया है, स्टॉक के केस में मार्केट रेट ले ली जाती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो मार्केट रेट ले ली जाएगी। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन है, सपोज मैं आपको 10,000 रुपए उधार देता हूं और बोलता हूं इसमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लूंगा मैं आपसे, तो ड्यूटी खाली 10 पे लगेगी क्योंकि इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अगर आपसे मैंने 50,000 रुपए उधार लिए और मैं पैसे ना देने की बजाय मैं आपको अपने शेयर दे रहा हूं, मैं आपको अपना एक दुकान दे रहा हूं, उसकी वर्थ है 5 लाख रुपए, मैंने आपसे 5 लाख उधार लिए और मैं आपको अपनी पैसे ना देने की बजाय मैं अपनी शॉप दे रहा हूं, शॉप की वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ शॉप छोड़ दो, मैंने आपसे 5 लाख लिए और मैं उसके बदले में पैसे ना देने की बजाय आपको अपनी शॉप ट्रांसफर कर रहा हूं, तो स्टैंप ड्यूटी किस रेट पे लगेगी उस शॉप के बेचने पर, 5 लाख रुपए। फिर से बताऊं एक बार, जल्दी से सुनो, आपसे मैंने 5 लाख रुपए लिए, मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दे रहा हूं, इसके बदले मैं कहता हूं मेरी दुकान ले लो, दुकान इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी, रजिस्ट्री के टाइम पे दुकान पे स्टैंप ड्यूटी कितने रुपए पे लगेगी, 5 लाख। इज दैट क्लियर? मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, मैं आपको पैसे ना देके अपने 5 लाख रुपए के शेयर या वट एवर अमाउंट ऑफ शेयर दे रहा हूं मार्केटेबल, तो उस केस के अंदर क्या करना है सर, शेयर की जो रेट है वो लगा देना। एक और चीज ध्यान से सुनो, सपोज मैंने आपसे मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी है बिल्डिंग, मैंने इस बिल्डिंग को मिस्टर एक्स के पास 1,000 रुपए में गिरवी रखा, मैंने अपनी बिल्डिंग को मिस्टर एक्स के पास 1,000 रुपए में गिरवी रख दिया है। इज दैट क्लियर? और हर मंथ का 100 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर। 2 महीने हो चुके हैं, मेरे पास पैसा चुकाने को नहीं है, मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत है, मैं मिस्टर वाई के पास गया कि वुड यू लाइक टू परचेज दिस बिल्डिंग फ्रॉम मी, मिस्टर वाई ने कहा बिल्कुल मैं खरीदना चाहता हूं, कितनी रेट है, मैंने कहा मार्केट रेट लगा लो, मार्केट रेट थी बिल्डिंग की कुछ भी वॉट एवर। इस केस में मैंने मिस्टर एक्स को ये बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी और मिस्टर एक्स ने मुझे इसके बदले में 500 रुपए दिए, मिस्टर एक्स ने इसके बदले में मुझे कितने दिए, 500 रुपए दिए, बट मिस्टर एक्स को ये बिल्डिंग छुड़वाने के लिए 500 उसने मुझे दिए, 1000 रुपीज वो जिसके पास गिरवी रखा हुआ है उसको देगा, साथ ही साथ 200 रुपए का इंटरेस्ट भी देगा। स्टैंप ड्यूटी कितने पे लगेगी, 500 एंड 1000 और 200 1700 पे लगेगी। एक बार फिर से बताऊं, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, पक्का ना? ठीक है, आगे नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज है जो कि बेसिकली माइंस, लीज ऑफ माइंस है, लीज ऑफ माइंस के केस में वैल्यूएशन कैसी होती है, अगर लीज ऑफ माइन हैज बीन गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिए तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, और प्राइवेट के बिहाफ पे दी हुई है तो 20,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से उस माइन की वैल्यू लगा दी जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे सेक्शन 35 में, सेक्शन 35 कहता है इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल एज एविडेंस। फिर से ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल एज एविडेंस। सवाल आता है कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोर्ट में इवन वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है तब भी एविडेंस बन जाते हैं। पहले वाला, ऊपर वाला तो छोटा सा एक पॉइंट है वो पढ़ देता हूं मैं पहले आपके लिए। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड कैन नॉट बी एडमिटेड बाय सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेशन या एनी अदर अथॉरिटी, वो नहीं ले सकता, बट क्रिमिनल कोर्ट हमेशा आपका इंस्ट्रूमेंट अगर ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है तब भी ले सकता है। सर ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट विच आर इवन नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड कैन बी एडमिसिबल एज एविडेंस। पीछे गिवन भी है क्वेश्चन आपको, ये स्कैनर में भी आपके, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है तब भी उनको कोर्ट में एडमिट कर लिया जाता है। पहला, क्रिमिनल मैटर के केस में। दूसरा, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट पे 5 रुपए या 10 गुना उस स्टैंप ड्यूटी का 10 टाइम्स फाइन पे कर देते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है कोर्ट में एडमिट प्रॉपर नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तीसरा, unstamped receipt shall be admitted as evidence on the payment of ₹1 as a penalty. Instrument executed on behalf of government shall be admissible even if the duty is not paid, क्योंकि उन पे ड्यूटी देनी नहीं होती है। Instrument which is not duly stamped can be accepted as evidence if the certificate is given by the collector. Collector सर्टिफिकेट दे दे तो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। Once the instrument is admitted by the court, nobody can question that. गुनीराम वर्सेस कोदर ने ये केस में डिसाइड हुआ था, एक बार इंस्ट्रूमेंट एडमिट हो गया आप उसको
क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैप्टर खत्म। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन देखो।